Namaskar friends, welcome to SCKG Studies and SCKG 2.22 YouTube channel classes. In this session, we are going to discuss last session of Delegation of Financial Power Rules 2024. जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था, Delegation of Financial Powers Rules 2024 में टोटल 21 रूल्स हैं। 18 रूल तक अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें हम रूल 19, रूल 20, रूल 21 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रूल 19 जो है डिसमेंटलमेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में। जनरली पब्लिक बिल्डिंग को डिसमेंटल नहीं किया जाता है। अगर डिसमेंटलमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है तो रूल 19 में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि डिपार्टमेंट के पास ये फुल पावर है कि अपनी बिल्डिंग को डिसमेंटल कर दे। बस कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि वो बिल्डिंग उस डिपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं रही। दूसरी चीज ये है कि वो बिल्डिंग किसी अदर डिपार्टमेंट की भी जरूरत नहीं रही, किसी और भी डिपार्टमेंट के काम नहीं आ सकते। नॉर्मली ऐसा नहीं हो पाएगा। हाँ, थर्ड कंडीशन ये है कि वो ऐसी ही जर्जर बर्बर स्थिति में है कि डिसबैंडन हो गई, अबेंडन हो गई है और अबेंडेंट को गिराना आवश्यक है, या ऐसा हो गया हो कि उसका रिपेयर जो है वो कंस्ट्रक्शन से ज्यादा हो जाए, या ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि उस बिल्डिंग को गिरा करके उससे बड़ा कोई स्ट्रक्चर खड़ा करने का प्लानिंग हो। ये रूल 19 में मेंशन हुआ है। अच्छा, ये जो पब्लिक बिल्डिंग है ये जनरली परमानेंट नेचर की होती है, टेम्पोररी नेचर की भी हो सकती है। तो जब हम टेम्पोररी नेचर की बात करते हैं तो वो सारे स्ट्रक्चर विच इज मेड ओनली फॉर 2 years, जो सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही बने हैं, they will be called as temporary structure। बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, टेम्पोररी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जब बिल्डिंग बोलेंगे तो इट इज अ परमानेंट नेचर। ये जो है रूल 19 का जिस्ट है। रूल 20 में क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस टू ऑडिट। देखिए ऐसा है, डिपार्टमेंट को कई बार बाहरी सैंक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है अदर देन द कंसर्न डिपार्टमेंट, एंड विद इन द डिपार्टमेंट तो सैंक्शन होते ही है। तो जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन है, जितने भी फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं, उन चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उनकी एक कॉपी ऑडिट को भेजना डिपार्टमेंट का काम है। एक कॉपी ऑडिट को, फाइनेंस को भेजना डिपार्टमेंट की ड्यूटी है। राइट। रूल 21 में रिपील एंड सेविंग्स है। इसमें यह मेंशन किया गया है कि डीएफपीआर 2024 के इफेक्ट में आने के बाद से जो डीएफपीआर 1978 था वो रिपील होता है, समाप्त होता है। कुछ उसके कंडीशन भी दिए गए हैं। इन ब्रीफ ये रहा। अब आइए इसके एक एक प्रोविजन देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। So rule 19, dismantlement of public buildings. Subject to the conditions set out below, the Department of the Government of India and administrator shall have the full powers। डिपार्टमेंट के पास जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आएगी तो, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जब यूनियन टेरिटरी की बात आएगी तो उनके पास फुल पावर है पब्लिक बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का। अदर देन प्योरली टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, इसका प्रोविजन अलग है, अदरवाइज इसके लिए भी इनका पावरफुल है। प्रोवाइडेड दीज पावर्स आर एक्सरसाइज्ड विद कंकरेंस ऑफ देयर फाइनेंशियल एडवाइजर। बस कंडीशन यही है कि डिसमेंटलमेंट ऑफ पब्लिक बिल्डिंग का जो भी सैंक्शन है, जो भी पावर टू सैंक्शन है, इट इज सब्जेक्ट टू द कंकरेंस ऑफ देयर फाइनेंशियल एडवाइजर। देयर फाइनेंशियल एडवाइजर का मतलब होता है इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर आईएफए अलग होता है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर अलग होता है, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर अलग होता है। यहाँ पर उनका जैसे देयर कहते हैं, इसका मतलब ये था
इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ दैट डिपार्टमेंट, राइट। कंडीशन क्या क्या है जी? No public building shall be dismantled unless it has been previously ascertained that it is not required by any other department. ये ध्यान में रखना है कि जो बिल्डिंग हम डिसमेंटल करने का प्लान कर रहे हैं वो हमारी उस डिपार्टमेंट की भी नीड नहीं रही और किसी और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा उसको यूज नहीं करना, तभी डिसमेंटल करना है। पहला कंडीशन ये। दूसरा क्या है? नो पब्लिक बिल्डिंग शैल बी डिमोलिश्ड अनलेस इट इज स्ट्रक्चरली इन डेंजरस कंडीशन। अगर वो स्ट्रक्चरली डेंजरस कंडीशन में है, डिलैपिलेटेड सिचुएशन में है, कभी भी गिर सकती है, उससे जन धन की हानि हो सकती है, वैसे केसेस में उसको डिमोलिश करने का सैंक्शन दिया जा सकता है। और इट इज बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर्स। कई बार रिपेयर होता है ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर चला जाता है, ज्यादा चला जाता है। तो अगर बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर को शॉर्ट में बीईआर कहते हैं, तो अगर बीईआर का सर्टिफिकेट कौन देगा? इंजीनियर देगा। इंजीनियर अगर सर्टिफिकेट दे देता है, डेंजरस डेंजरस कंडीशन है, ये भी इंजीनियर ही देगा। बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर है, ये भी इंजीनियर ही देगा। एंड हैज बीन सर्टिफाइड एज सच बाय एप्रोप्रिएट टेक्निकल अथॉरिटी, यही मैं बोल रहा था, ये इंजीनियर है। और इट इज नेसेसरी टू वैकेट द साइट। अदर कंडीशन क्या है? पहला तो ये है, तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन आ गए डिसमेंटलमेंट के? पहला तो ये है कि वो बिल्डिंग ना हमें चाहिए, ना ही हमारे किसी कंसर्न दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। तो फिर अदर कंडीशन क्या है? स्ट्रक्चरली इन डेंजरस कंडीशन, बिल्डिंग गिरने जैसी लग रही, नॉट सेफ टू लिव इन है, तब डिमोलिश करना पड़ेगा। बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर है, तब डिमोलिश करना पड़ेगा। और इसका सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए बाय एप्रोप्रिएट टेक्निकल अथॉरिटी, ठीक है। और इट इज नेसेसरी, चौथा कंडीशन क्या है? इट इज नेसेसरी टू वैकेट द साइट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ मोर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। जो स्टैंडिंग बिल्डिंग है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई उससे भी बड़ा बिल्डिंग या उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग कोई बनाने की जरूरत पड़ गई है, ऐसे कंडीशन में भी डिमोलिशन करने का सैंक्शन दिया जाता है। डिमोलिशन करने का फुल पावर डिपार्टमेंट के पास है। बस ध्यान यही रहना है कि इट शुड बी एक्सरसाइज्ड विद द कंकरेंस ऑफ देयर फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। A public building, the dismantlement of which is sanctioned in exercise of the powers conferred by this rule shall be disposed of। ऐसा है कि डिसमेंटल तो हो गया, डिसमेंटल करने का सैंक्शन मिल गया, सैंक्शन मिल गया तो अब डिसमेंटल करना है, डिमोलिश करना है। तो कौन डिमोलिश करेगा? shall be disposed of by the public auction through CPWD। या तो CPWD करेगी, नहीं तो लोकल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट करेगी। अगर ये दोनों उस एरिया में ऑपरेट नहीं करती है तो कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल लेकर के एक पार्टी को आइडेंटिफाई करना है और उससे कराना है। सबसे पहले CPWD से कराना है, अगर वो नहीं है तो लोकल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट से कराना है। पब्लिक ऑक्शन में ही जो भी कुछ होगा, और नहीं तो अगर ये दोनों नहीं है तो प्रायर अप्रूवल लेकर के एक आइडेंटिफाइड पार्टी से करा सकते हैं, ठीक है। ये रहा परमानेंट बिल्डिंग का। टेम्पोररी स्ट्रक्चर का अलग है। The Department of the Ministry of the Government of India administrator shall have full powers to sanction dismantlement of purely temporary structure। जो टेम्पोररी स्ट्रक्चर है उसको भी डिमोलिश करने का फुल पावर डिपार्टमेंट के पास है। टेम्पोररी स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। For the purpose of this rule, a purely temporary structure means a structure the life of which is not more than 2 years। MCQ, most important question, means a structure the life of which is not more than 2 years, right। इस तरीके से रूल नंबर, चलिए आपका
अपना चैनल ऐसी कीजिए स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। रूल नंबर 19 ओवर, छोटे छोटे से प्रोविजन है बट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। रूल नंबर 20, कम्युनिकेशन ऑफ सैंक्शंस टू ऑडिट। Whenever the consent or sanction of the finance ministry is required under these rules, such consent or sanction shall be communicated to the audit or pay and accounts officer concerned by a department of the government of India itself after adding a clause। देखिए ऐसा है, जब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की सैंक्शन की जरूरत पड़ती है, कंसेंट की जरूरत पड़ती है, और उस सैंक्शन और कंसेंट के बाद से हम अप्रूवल, कुछ डिपार्टमेंटल अप्रूवल देते हैं, उस डिपार्टमेंटल अप्रूवल में नीचे ये लाइन ऐड करना है। This order memorandum issued with the concurrence of the Ministry of Finance, Department of Expenditure, by their OM UO note numbers also dated so। और इसको भेजना है ऑडिट के पास। ये निश्चित रूप से करना है, जिसका भी सैंक्शन मिला है, जिसका भी कंसेंट मिला है मिनिस्ट्री का फाइनेंस का, उसको कम्युनिकेट करने के लिए ये मेंशन करना ही है, कोई इसमें एक्सक्यूज नहीं है। Whenever a financial sanction is issued by a department of the government of India in exercise of the powers conferred on it by these rules in consultation with its internal financial advisor or integrated financial advisor। देखिए दो यहाँ पर नाम आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। एक इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर है, एक इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर है। पहले हम आपको बता देते हैं इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर क्या है। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक पार्ट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का की एक एजेंसी है। ये एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में, ये सब जगह हो सकते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर है, दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर क्या है? हर डिपार्टमेंट में अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, तो ये इंटरनल बातों को देखेंगे। ही इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर इज द representative of Ministry of Finance, and approval of competent authority, it shall be communicated to audit, pay and accounts officer concerned by the department concerned by adding a clause in the sanction as follows। यहाँ पर भी this sanction issues with the approval of competent authority, internal finance, integrated finance, इसको ऐड करना है और ऐड करके ऑडिट को एंड पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को भेजना है। अरे पे एंड अकाउंट्स वाला ही तो पे रिलीज करेगा और ऑडिट वाला उस पर ऑडिट ऑब्जर्वेशन चेक करेगा, ऑडिट चेक करेगा वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो इसलिए चाहे इंटरनल अप्रूवल हो चाहे एक्सटर्नल अप्रूवल, चाहे इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर का उसमें कंसल्टेशन की जरूरत रहा हो या इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत रही, ये दोनों ही केस में एक नोटिंग अपने सैंक्शन में ऐड करना है और ऐड करके ऑडिट को ऑब्लिक पे एंड अकाउंट्स अफसर को भेजना होता है। दिस इज व्हाट मेंशन्ड इन रूल 20। देखिए, एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। IFAs are attached to executives to help them exercise financial powers। ये फाइनेंशियल पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए ये हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। द रोल ऑफ IFA इज सिमिलर टू दैट ऑफ द CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो होते हैं, चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर भी होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं। तो ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को ही रिप्रेजेंट के, जैसा जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं वैसे ही यहाँ पर भी IFA रखे गए हैं। ये हुए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर। इंटरनल का क्या हुआ? इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर क्या होगा? वो अपने डिपार्टमेंट का बजट, अकाउंट्स, इंटरनल ऑडिट, इन सब का वो देखभाल करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइस। कोई कंफ्यूजन नहीं? एक लाइक तो बनता है। चलिए।
लास्ट रूल, रूल नंबर 21, रिपील एंड सेल। सीधी सी बात लिखी है, द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 1978 इज हियर बाय रिपील्ड, फिनिश। जो डीएपीआर 1978 था उसको रिपील कर दिया गया, बस यहां कंडीशन लग गया है, प्रोवाइडेड दैट सच रिपील शैल नॉट अफेक्ट एनीथिंग डन। देखिए ऐसा है, इसको रिपील कर दिया गया 1 अप्रैल 2024 से। 1 अप्रैल 2024 से पहले कुछ वर्क ऑर्डर इशू हुए हो, कुछ सैंक्शन इशू हुए, कुछ अप्रूवल इशू हुए हो, ये डीएपीआर 1978 के बेसिस पे, वो भी इनएक्टिव हो जाएगा क्या? अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना है। All sanction orders, declarations or other action taken before the commencement of these rules shall continue to be operative। जो पहले सैंक्शन लिए जा चुके हैं, ऑर्डर पास हो चुके हैं, डिक्लेरेशन हो चुके हैं, वो कंटिन्यू रहेंगे, वो फोर्स में रहेंगे, वो इफेक्टिव रहेंगे। Unless specifically cancelled or revoked by the authority who accorded, unless until उसको कैंसिल कर दिया जाए, रिवोक कर दिया जाए, जो पहले जो अप्रूवल थे वो स्टैंड स्टिल रहेंगे, उन पर कोई जांच नहीं आएगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ऑल डेलीगेशन मेड टू एनी अथॉरिटी अंडर स्पेशल ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट शैल आल्सो कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स अनलेस स्पेसिफिकली रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। सो ये तो हुआ सैंक्शन का, ऑर्डर का, डिक्लेरेशन का। डेलीगेशन का क्या होगा? जो भी पहले के डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, जो भी डेलीगेशन है मेड बाय ए कंपिटेंट अथॉरिटी, दैट विल कंटिन्यू, वो डेलीगेशन जारी रहेगा तब तक जब तक कि उसको स्पेसिफिकली रिवोक नहीं किया जाता है। सो इसके रिपील होने से इससे पहले के जो ऑर्डर्स हैं, सैंक्शंस हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे पहले के जो डेलीगेशन है दैट विल कंटिन्यू, राइट। अनलेस इट इज रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा, अब 2 क्लॉज, सेकंड क्लॉज क्या है? नथिंग कंटेंट इन दीज रूल्स शैल अप्लाई टू। आप ये देख लीजिए, ये कहां कहां पर एप्लीकेबल है, कहां कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मली ये सेक्शन 1 और रूल 1 और 2 में, रूल 1 में ही आता है, यहाँ पर रूल 21 में है। क्या क्या है? नथिंग कंटेंट इन दीज रूल शैल अप्लाई टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, डिफेंस मिनिस्ट्री को ये एप्लीकेबल नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस पर एप्लीकेबल नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पर एप्लीकेबल नहीं है, डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड इन पर एप्लीकेबल। ये 5 हैं जिन पर डीएपीआर के रूल एप्लीकेबल नहीं है। The Ministry of Railway, Ministry of Defence and authorities subordinate to Ministry and Department of Atomic Energy, Space and Telecommunications are required to align their primary units of appropriation as far as possible on the lines provided in Rule 8। तो इनके लिए रूल 8 में जैसा प्रोविजन है एप्रोप्रिएशन का, रूल 8 में किस चीज के बारे में? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या है? फंड होता है। बाकी चीजों पर ये रूल इन पर लागू नहीं होता। रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव अब्रॉड, इन पर डीएपीआर 2024 एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आपका दूसरा चैनल है जीकेजी 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी क्या है, इसकी सॉफ्ट कॉपी, ये जितने भी हमने इसमें अपलोड किए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी, कई बार लोग इच्छा करते हैं कि हमें चाहिए, इसकी सॉफ्ट कॉपी हम इस वीडियो के साथ अटैच कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम जीएफआर के कुछ प्रोविजन बचे हैं उनको देख लेते हैं, पेंशन के कुछ प्रोविजन बचे हैं उसको देख लेते हैं। और भी किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता है, हमारे क्लासेस की जरूरत है, प्लीज डू लेट मी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन वाचिंग SCKG स्टडीज एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।